हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम हिंदी के क्रैश कोर्स को कंटिन्यू करते हुए आज हम काव्यखंड के 11 चैप्टर प्यारे नन्हे बेटे को, जो कि विनोद कुमार शुक्ल जी की रचना है, आज हम इस चैप्टर के कंप्लीट सारांश को, इसके कंप्लीट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और साथ ही साथ हम इस चैप्टर की कंप्लीट सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम इस वीडियो को। देखो, अगर हम इस चैप्टर की कंटेंट की बात करें तो इसमें आपको कुछ खास चीज़ें नहीं पढ़नी। यहाँ पे बस आपको छोटा सा एक वार्तालाप देखने को मिलेगा। जो हमारे कवि हैं विनोद कुमार शुक्ल जी, ये अपनी बिटिया से ये प्रश्न पूछते हैं कि बताओ कहाँ कहाँ लोहा है। तो आसपास में जहाँ भी उसे लोहा दिखता है वो बताती है कि यहाँ यहाँ पे लोहा है। फिर इसके बाद जो कवि की पत्नी है, कवि की जो पत्नी है वो उनको जहाँ जहाँ लोहा दिखता है वो बताती है कि यहाँ यहाँ पे लोहा है। फिर जो कवि होते हैं वो बताते हैं कि जो लोहा होता है वो कर्म का प्रतीक होता है। ठीक है, तो छोटा सा सारांश है, हम इसे अच्छे से कवर कर लेंगे। देखो, सबसे पहले विनोद कुमार शुक्ल समकालीन कवि हैं। तो जो विनोद कुमार शुक्ल जी हैं, इनका जन्म हुआ था जनवरी 1937 में। तो ये जो है वो समकालीन कवि थे। विनोद कुमार शुक्ल की कविता प्यारे नन्हे बेटे को वार्तालाप शैली में लिखी गई है। तो जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि इस चैप्टर में हम बस वार्तालाप को देखने वाले हैं, जहाँ पे जो विनोद कुमार शुक्ल जी हैं ये अपनी बिटिया से ये वार्तालाप करते हैं, ये प्रश्न पूछते हैं कि बताओ आसपास में कहाँ कहाँ लोहा है। तो ये वार्तालाप शैली में लिखी गई है। इस कविता में कवि कहते हैं कि जो लोहा होता है वो कर्म का प्रतीक है। तो ये सारी बातें मैंने आपको पहले ही बता दी। इसे हर वस्तु में तराशना होगा। वह प्यारी बिटिया से पूछते हैं कि बताओ आसपास कहाँ कहाँ लोहा है। ठीक है, तो देखो, जो बिटिया होती है वो बताती है, जहाँ जहाँ उन्हें लोहा दिखता है वो बताती है कि चिमटा, करकल, सिगड़ी, दरवाजे की सांकल, कब्जे, इन सब में लोहे लगे हुए हैं। फिर कुछ देर रुक कर उसे कुछ और याद आता है। फिर वो और बताती है कि लकड़ी के दो खंभों पर वो जो एक सेफ्टी पिन लगा हुआ है जिसमें भैया अपने कपड़े पसारते हैं, इन सब में भी लोहे हैं। पूरी साइकिल है, जो लोहे की साइकिल बनी हुई है, उनमें भी लोहा है। तो जहाँ जहाँ पे बिटिया को, जहाँ जहाँ पे उस लड़की को लोहा दिखा था उसने बता दिया कि यहाँ यहाँ पे लोहा लगा हुआ है। ठीक है, फिर कवि बताता है कि जो लोहा होता है वो कर्म का प्रतीक है। वह जहाँ भी रहता है अपनी मजबूती के साथ रहता है। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि जो आयरन यानी कि जो लोहा है वो एक मजबूत एलिमेंट होता है, और इस कारण वो जहाँ भी रहता है वो अपनी मजबूती के साथ खड़ा रहता है, उसका कोई शोषण नहीं कर सकता। कवि पुत्री को याद दिलाता है कि फावड़ा, कुदाली, हंसिया, चाकू, खुरपी, बसुरा सभी में लोहा है। तो जो आम मजदूर होते हैं वो जिस कार्य को करते हैं, वो लोहे से जिस कार्य को करते हैं, तो वो बताते हैं कि कुदाली, हंसिया, चाकू, खुरपी, बसुरा इन सब में भी लोहे लगे होते हैं। तो ये कौन बताते हैं? ये बताते हैं कविवर। फिर इसके बाद कवि को पुत्री के अलावे उनकी जो पत्नी होती है वो भी याद दिलाती है कि बाल्टी, सामने कुएं में जो लोहे की घिरी लगी हुई है, छत की डंडी में जो लोहा लगा हुआ है, ये सारे लोहे के बने हुए हैं। फिर जो ये बातें क्या डिबेट करी है, इसके बाद कभी कहते हैं कि वह समाज के निम्न वर्ग के मजदूर को समाज का लोहा मानते हैं। वे कहते हैं कि जो समाज का निम्न वर्ग का मजदूर होता है वो असल में समाज का लोहा होता है, लेकिन उसके बल पर जो समाज होता है वो तो मजबूती से खड़ा रहता है, लेकिन फिर भी जो मजदूर वर्ग के लोग हैं, जो असल में समाज के लोहा हैं, उन्हें दबा दिया जाता है, उनका शोषण किया जाता है। ठीक है, तो इन बातों को उन्होंने डिपिक्ट करने की इस चैप्टर से कोशिश की थी। तो ये रहा हमारे इस चैप्टर का कंप्लीट सारांश। अब हम देखने वाले इस चैप्टर की कंप्लीट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विनोद कुमार शुक्ला का जन्म कब हुआ था? तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये समकालीन कवि थे और इनका जन्म हुआ था जनवरी 1937 में। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। फिर अब सेकंड नंबर क्वेश्चन है, प्यारे नन्हे बेटे को कविता किस शैली में लिखी गई है? तो ये चैप्टर लिखी गई है वार्तालाप शैली में, जो कि हमने सारांश को देखकर अच्छे से पता लगा भी लिया। मैंने आपको सारांश के स्टार्ट में बताया था। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब थर्ड नंबर क्वेश्चन है, विनोद कुमार शुक्ल किस धारा के कहानीकार हैं? तो हमने सारांश में सबसे स्टार्ट की लाइन में ही देखा था कि जो विनोद कुमार शुक्ल जी हैं ये समकालीन धारा के कहानीकार हैं। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फिर अब क्वेश्चन नंबर 4 है, प्यारे नन्हे बेटे को कविता में लोहा किसका प्रतीक है? तो प्यारे नन्हे बेटे को इस चैप्टर में जो लोहा है वो कर्म का प्रतीक है। ये हमने देखा था कि कवि ने बताया था कि जो लोहा होता है वो कर्म का प्रतीक होता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फिर अब 5 नंबर क्वेश्चन है, विनोद कुमार शुक्ल को 1999 में कौन सा पुरस्कार दिया गया था? तो 1999 में विनोद कुमार शुक्ल जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया था। यानी कि 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फिर अब क्वेश्चन नंबर 6 है, किस कविता की पंक्तियां हैं कि हर वो आदमी जो मेहनतकश लोहा है, हर वो औरत दबी सताई बोझ उठाने वाली लोहा। तो देखो, ये जो लाइन है, ये लाइन आप देख ही सकते हो, लोहा का बार बार यहाँ पे यूज़ किया गया है। तो ये जो लाइन है ये लिया गया है चैप्टर प्यारे नन्हे बेटे को से। तो 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फिर अब क्वेश्चन नंबर 7 है, प्यारे नन्हे बेटे को की कविता किस संग्रह से ली गई है? तो प्यारे नन्हे बेटे को ये जो कविता है ये किस काव्य संग्रह से ली गई है, किस पुस्तक से ली गई है?
तो ये ली गई है, वह आदमी नया गर्म कोट पहनकर चला गया विचार की तरह। ये जो एक पुस्तक था इससे लिया गया था, इस संग्रह से लिया गया था। कौन सा चैप्टर? प्यारे नन्हे बेटे को। किससे लिया गया था? वह आदमी नया गर्म कोट पहनकर चला गया विचार की तरह से। ठीक है, तो 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फिर अब 8 नंबर क्वेश्चन है, कवि विनोद कुमार शुक्ल के कविता संग्रह का नाम बताएं। तो विनोद कुमार शुक्ल के कविता संग्रह इनमें से कौन से हैं? तो लगभग जय हिंद जो है वो इनके द्वारा ही लिखा गया था। ठीक है, फिर अब सेकंड है, वह आदमी नया गर्म कोट पहनकर चला गया विचार की तरह। तो इसी से तो हमारा ये चैप्टर बना था, तो इसके ये भी लिखा गया है। फिर अब क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर सी है, सब कुछ होना बचा रहेगा। तो ये जो है ये भी इन्हीं की रचना है, तो इसलिए 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, और इनका जो सबसे पहला काव्य संग्रह था, इनका जो पहला कविता संग्रह था वो था लगभग जय हिंद, जो कि आपको ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। तो 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। फिर अब 9 नंबर क्वेश्चन है, कवि विनोद कुमार शुक्ल को कौन सा सम्मान मिला था? तो हमने देखा था कि इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला ही मिला था 1999 में। इसके अलावा इन्हें रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार 1992 में और दयावती मोदी कवि शेखर सम्मान 1997 में दिया गया था। तो 9 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इनमें से उपयुक्त सभी पुरस्कार मिले हुए हैं, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। फिर अब 10 नंबर क्वेश्चन है, विनोद कुमार शुक्ल का पहला कविता संग्रह कौन सा है? तो अभी मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 8 में ही बताया था कि लगभग जय हिंद जो है वो इनकी पहली रचना थी, वो इनका पहला कविता संग्रह था। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा लगभग जय हिंद। फिर अब 11 नंबर क्वेश्चन है, विनोद कुमार शुक्ल विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर रहे हैं। तो विनोद कुमार शुक्ल जी इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर से रह चुके हैं, वहाँ पे इन्होंने एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में कार्य किया था। तो 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फिर अब क्वेश्चन नंबर 12 है, दीवार में एक खिड़की रहती थी के रचनाकार है। तो दीवार में एक खिड़की रहती थी, इसकी रचना भी विनोद कुमार शुक्ल जी ने की है, यानी कि 12 नंबर क्वेश्चन का भी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फिर अब क्वेश्चन नंबर 13 है, प्यारे नन्हे बेटे को के रचयिता हैं। बहुत ही क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्यारे नन्हे बेटे को के रचयिता विनोद कुमार शुक्ल जी हैं। फिर अब 14 नंबर क्वेश्चन है, कवि विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था छत्तीसगढ़ में। कहाँ? राजनांदगांव में। ठीक है, तो 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। तो अब हमने इस चैप्टर के कंप्लीट सारांश को और इसके कंप्लीट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कवर कर लिया। अब हम कवर करने वाले इसके कंप्लीट सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो एक बहुत ही छोटा सा और बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बिटिया से क्या सवाल किया गया था? तो बिटिया से सवाल किया गया था कि बताओ आसपास कहाँ कहाँ लोहा है। तो इसे आप लोग एग्जाम में थोड़े अच्छे से आंसर करना। आप ये बताना कि प्यारे नन्हे बेटे को के चैप्टर से जो विनोद कुमार शुक्ल जी हैं उन्होंने अपनी बिटिया से ये प्रश्न किया था कि बताओ आसपास कहाँ कहाँ लोहा है। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, बिटिया कहाँ कहाँ लोहा पहचान पाती है? तो जहाँ जहाँ मैंने आपको जान सकते हो कि उसने बताया चिमटा, करछुल, सिगड़ी, सरसी, दरवाजे की सांकल, कब्जे, इन सब में लोहे हैं। फिर इतना कहकर वह फिर बताती है, उससे कुछ याद आता है वो फिर से बताती है कि यह लोहा उस तार में भी है जिस पर भैया कपड़े सुखा रहे हैं, तथा सेफ्टी पिन में भी। फिर वो बोलती है कि साइकिल की धुरी में भी लोहा है। ठीक है, तो इन जगहों पर जो बिटिया होती है वो लोहों को पहचान पाती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर सेकेंड। अब हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चन है, कवि लोहे की पहचान किस रूप में कराते हैं? यही पहचान उनकी पत्नी किस रूप में करवाती है? तो कवि ने लोहे की पहचान कहाँ कहाँ करवाई थी वो भी हमने सारांश में देखा था, और उनकी पत्नी ने कहाँ कहाँ करवाई थी हमने ये भी देखा था। तो हम इस आंसर को भी अच्छे से देखने वाले हैं। देखो, कवि के अनुसार लोहा फावड़ा, कुदाली, टंगिया, बसूला, खुरपी, बैलगाड़ी के चक्के का पट्टा, बैल के गले की कांस की घंटी के भीतर लोहे की गोलियों में है, मतलब इन सब में लोहे हैं। ये सारे लोहे के उपकरण कर्म के प्रतीक होते हैं और ये कर्म में उपयोगी हैं। उसके आधार पर ही हमारा जो जीवन होता है, हमारा जो जीवन यापन होता है वो चलता रहता है। उसकी पत्नी भी लोहे की पहचान कराती है। फिर उसके बाद उनकी जो पत्नी होती है वही बताती है कि कहाँ कहाँ पे लोहा है। वो कहती है कि उसके अनुसार बाल्टी, कुएं की लोहे की घीरी, चाकू और भिलाई, इन सब में भी लोहे लगे हुए हैं। तो बेटिया को जहाँ जहाँ लोहा नजर आया था उसने बताया कि यहाँ यहाँ लोहा है। और इसके अलावा जो उनके पिताजी जो कार्य करते थे उन्होंने बताया कि यहाँ यहाँ पे जो मैं कार्य करता हूँ तो इन सब में लोहे लगे हुए होते हैं, और ये जो लोहे हैं ये कर्म का प्रतीक है। ऐसा इसलिए क्योंकि इन सब से ही हमारा डेली लाइफ चलता है, हमारा जो जीवन है वो चलता रहता है।
फिर उसकी पत्नी जो घर के काम करती थी उन्होंने बताया कि बाल्टी इन सब में भी लोहे लगे हुए होते हैं। ठीक है, तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, लोहा क्या है, इसकी खोज क्यों की जा रही है। तो देखो, जो लोहा होता है वो कर्म का प्रतीक होता है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। और यही कारण है कि इसकी खोज की जाती है। यह वही होता है जहाँ पे जो इंसान होता है वो मेहनत करता है, कुछ निर्माण करता है। गरीब मजदूर शोषित के जीवन का लोहा आधार होता है, उसका हथियार होता है लोहा। इसकी खोज का आधार है व्यक्ति कर्म में लगा रहे। तो क्योंकि आपको पहले मैंने बता दिया कि जो लोहा होता है वो कर्म का प्रतीक होता है, और इसलिए इसकी खोज का आधार है कि जो व्यक्ति है वो कर्म में लगा रहे। शोषित भी लोहा का प्रयोग करता है, और साथ ही साथ शोषित के साथ साथ जो शोषक होता है वो भी लोहा का प्रयोग करता ही है। कुल मिलाकर हर आदमी जो मेहनत कर से जो मेहनत करना चाहता है, जो मेहनत करता है, वह स्वयं लोहा है। और हर औरत जो दबी सताई है वो भी लोहा है। तो इसके माध्यम से कबीर ने ये कह दिया कि लोहा होता है वो समाज का बैकबोन होता है, समाज उसी पे खड़ा होता है, लोहे पे। और जो निम्न वर्ग के मजदूर होते हैं, जो निम्न वर्ग के मजदूर होते हैं वे सभी लोहे का कार्य करते हैं, लेकिन फिर भी उनका शोषण किया जाता है। जबकि जो लोहा होता है वो मजबूत होता है और वो किसी का शोषण और उसका शोषण कोई नहीं कर पाता। लेकिन जो निम्न वर्ग के मजदूर होते हैं वो होते तो समाज के लोहा हैं, उन्हीं की मदद से जो समाज उनका शोषण किया जाता है, गरीब निम्न वर्ग के मजदूरों का। नंबर 4। अब हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। 5 नंबर क्वेश्चन है, इस घटना से उस घटना तक यहाँ किन घटनाओं की चर्चा है। तो देखो, बेसिकली मैं आपको बता दूं ये एक छोटा सा क्वेश्चन था। इस घटना का अर्थ इससे है कि जो घर गृहस्थी जीवन होता है उससे इस घटना का अर्थ होता है, और उस घटना का मतलब व्यवसाय से हो गया। ठीक है, देखो, इस घटना का अर्थ गृहस्थी से है तथा उस घटना का व्यवसाय। साथ ही जो लोहा होता है वो संघर्ष का भी प्रतीक है। छोटा सा क्वेश्चन था, इस घटना से उस घटना तक, यानी कि घर गृहस्थी से व्यवसाय तक। ठीक है, इजी क्वेश्चन था। 5 नंबर क्वेश्चन हमने क्लियर कर लिया। फिर अब इस चैप्टर के हम लास्ट क्वेश्चन को देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, अर्थ स्पष्ट करें। यानी कि ये जो क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम में 4 मार्क्स का पूछा जाता है। तो देखो, लाइन है कि हर वो आदमी जो मेहनत कश लोहा है, हर वो औरत दबी सताई बोझ उठाने वाली लोहा। तो अब मैंने आपको फॉर्मेट तो ऑलरेडी बता दिया है कि आपको किस तरीके से इन क्वेश्चंस को आंसर करना होता है। सबसे पहले आप ये बताते हो कि ये जो लाइन है ये किस चैप्टर से लिया गया है। फिर आप ये बताते हो कि उस चैप्टर को किसके द्वारा लिखा गया था। तो देखो, प्रस्तुत पंक्तियाँ विनोद कुमार शुक्ल की कविता प्यारे नन्हे बेटे को से लिया गया है। कवि यहाँ पर ये संकेत कर रहे हैं कि हर वह व्यक्ति जो श्रमिक होता है वो लोहा ही है। लोहा जो होता है वो श्रम का प्रतीक है, संघर्ष का प्रतीक है। अतः जो व्यक्ति मेहनत कश है, श्रमिक है, मजदूर है, वह ही लोहा है। लोहा वह स्वयं भी है, लोहे पर उसका जीवन भी आधारित है। यानी कि वो खुद भी लोहा है और साथ ही साथ उसका जो जीवन है, वो जो अपना जीवन यापन कर रहा है वो लोहे की बदौलत ही कर रहा है। उसका जो जीवन है वो लोहे पर ही आधारित है। यही स्थिति उस स्त्री की भी है जो सताई हुई है, दबी हुई है, बोझा उठाती है। अगर वह लोहा ना होती तो अत्याचार सहकर और बोझ उठाने से मर न गई होती, लेकिन क्योंकि वो लोहा है वो सहनशील है, और इस कारण वो भी ये कार्य किए जा रही है, दबी हुई है फिर भी। तो इसलिए इस कंप्लीट लाइन को हमने क्लियर कर लिया। और अब हमारा जो ये चैप्टर है ये पूरी तरीके से कंप्लीट होता है। छोटा सा चैप्टर था, कंप्लीट कर लिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ।